इस्लामाबाद, एक नया नगर पुराने नगर रावलपिंडी के पास। कथित पाकिस्तान की राजधानी। कथित इसलिए कि अब पाकिस्तान नाम का कोई देश है, यह संशय की बात है। कभी पाकिस्तान बना था, कभी पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। आत्मनिर्णय के अधिकार के अनुसार भारत के अल्पसंख्यक नेता अपने लिए अलग देश चाहते थे और फिर फिरंगी कूटनीति के कारण वैसा हो भी गया। परंतु बंटवारे से निर्मित यह देश बालिग मताधिकार से नहीं बना था। फिरंगियों के जमाने में बालिग मताधिकार था ही नहीं, तो देश बंटा पाकिस्तान बना। एक पार्टी की मांग पर पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। किसी हद तक कहा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत खां उस पार्टी के सर्वसम्मत नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खां प्रधानमंत्री। उसके बाद कहा गया कि जिन्ना किसी बीमारी से मरे, कौन जाने। प्रधानमंत्री लियाकत अली खां का तो कत्ल किया गया। रहस्य की परतें कैसे खुलें? यह भी तो हो सकता है कि जिन्ना की मृत्यु भी किसी षड्यंत्र का परिणाम हो। उसके बाद नए गवर्नर जनरल, नए प्रधानमंत्री। परंतु यह सिलसिला भी अधिक नहीं चला। षड्यंत्र का सफल अंत हुआ। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा की छाती पर रिवाल्वर रखकर उससे इस्तीफा ले लिया गया और एक फौजी अफसर अयूब खां डिक्टेटर बन गया। वास्तव में उस दिन पाकिस्तान समाप्त हो गया। आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर बने देश में कोई सिद्धांत ही नहीं रहा। वह फौजी राज का एक जेलखाना बन गया, जो कभी पाकिस्तान कहलाता था। इसीलिए फौजी राज की राजधानी इस्लामाबाद में आम जनता की वह चहल पहल देखने को प्राप्त नहीं होती जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आप देखते हैं या समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने मजदूरों का प्रदर्शन हुआ, तो कल जनसंघ पार्टी का जुलूस वहां पहुंचा। परसों जगत गुरु गौ हत्या बंद कराने पहुंचे, तो पहले दिन प्रसोपा या संसोपा का कोई प्रदर्शन। इसलिए कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। कोर्ट सरकार के खिलाफ डिग्री दे सकता है। एक साधारण संसद सदस्य प्रधानमंत्री के खिलाफ भरी संसद में आरोप लगा सकता है। इससे निस्संदेह भारतवासी पहली संसद, पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने एक लीग बनाई है जिस पर चलकर भारतीय नागरिक अपने ढंग से अपने विकास का प्रयत्न कर सकते हैं। अन्यथा अन्य देश पाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया फौजी डिक्टेटरों के देश बन गए। श्रीलंका आज भी डगमगा रहा है। भारत धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र बना। भारतीय मुसलमानों के रिश्ते वाले पाकिस्तान से कभी कभी भारत भी आते रहे और पाकिस्तान की तारीफ के कुछ नमूने भी लाते रहे, जैसे उधार पट्टे में आए विदेशी पेन, ट्रांजिस्टर रेडियो और कपड़े। कहते थे यह सभी चीजें पाकिस्तान में कौड़ियों के मोल है। परंतु तब जबकि भारतीय टेरिलिन वस्त्र, भारत के बने ट्रांजिस्टर रेडियो और पेन उनकी विदेशी चीजों के मुकाबले आए, तो क्या कहें। इतना ही क्यों, डिक्टेटर सैनिक संधि में बंधा और संसार प्रसिद्ध सेबरजेट यान और पैटन टैंक अमेरिका से पाकर जब डिक्टेटर मैदान में आया और भारतीय लड़ाकों ने हंटर और नेट जैसे भारत निर्मित यानों से छठी का दूध याद दिलाया, तो वह चैंका। डिक्टेटर भी चैंका और डिक्टेटर की संगीनों की छाया में रहने वाली जनता भी चैंकी। जनता ने मांग की हमें डिक्टेटर नहीं चाहिए, स्वायत्त शासन चाहिए। गद्दी पर बहुत दिनों से जमा डिक्टेटर अयूब अपनी 3 पीढ़ियों के लिए नवाबी युक्त जीवन बिताने के लिए धन संग्रह कर चुका था। वह दूसरे फौजी डिक्टेटर याहिया खां को गद्दी सौंपकर एक ओर बैठ गया। एक बार नया डिक्टेटर बालिग मताधिकार के चक्कर में केवल इस आशा से फंस गया कि चुनाव में शायद उसके चमचे ही जीते, परंतु वह हिस्सा जो कभी पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उसने अवामी लीग को जिताया, रहमान की पार्टी को जिताया। रहमान जो एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में अपनी जनता का प्यारा है, तो इधर जीता रहमान, शेख मुजीबुर्रहमान, अवामी लीग, इधर रहमान और उधर फौजी डिक्टेटर को भला कैसे चैन आता। जब चुनाव का दाव वह हार गया तो फिर अपनी गद्दी की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हुआ। एक कपटपूर्ण ड्रामा करके वह रहमान के देश को लूट बांग्लादेश को खून के समुद्र में डुबा देना चाहता था। ड्रामे में खलनायक का पूरा काम अंजाम देने के लिए डिक्टेटर पहुंचा बांग्लादेश। इधर था रहमान, उधर से आया बेईमान, इधर रहमान, उधर बेईमान। भारत के नागरिकों, पूरे विश्व के नागरिकों, यह एक खून की कहानी है जो कलम से लिखी गई। इस खून की नदी की कहानी के प्रत्यक्ष दर्शक हैं बांग्लादेश के आकाश में उड़ने वाले गिद्ध। आकाश में विचरण करते हुए वह मेघ जो कभी प्रेमी का संदेश प्रेमिका के लिए लाया करते थे और इस वर्ष समय से पूर्व ही आकर उन्होंने साक्षी दी है कि मानवता खून में डूबी जा रही है।
इस्लामाबाद। होम सेक्रेटरी का कक्ष और बाहर प्रतीक्षालय। बाहर एक सांवले रंग का युवक प्रतीक्षालय में बैठा था, अकेला। हर ओर सन्नाटा था, लगता था पूरे वातावरण को सांप सूंघ गया हो। होम सेक्रेटरी का चौरासी बाहर आया और सांवले रंग के युवक के पास आकर कान के निकट मुंह लाकर फुसफुसा कर बोला, आपका नाम याकूब मिर्जा है? हाँ, आइए, जरा दबे पाव बढ़िएगा। साहब को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस प्रकार उस युवक को वह चपरासी अंदर होम सेक्रेटरी के कक्ष में ले गया। एकदम पतला दुबला सफाचट चेहरे वाला होम सेक्रेटरी रंग से टीबी का मरीज सा लगता था। अलबत्ता उसकी गोल आंखें पैनी थी, सांप की आंखों की तरह। आदाब अर्ज है, युवक ठीक मेज के सम्मुख जाकर बोला। तस्लीमात। होम सेक्रेटरी ने मेज पर रखी एक फाइल उठाई, उसे खोलकर देखा। उसमें आगंतुक का फोटोग्राफ था। फोटोग्राफ से शक्ल मिलाकर इत्मीनान करते हुए कहा, बैठो। जी शुक्रिया। याकूब मिर्जा होम सेक्रेटरी के ठीक सामने कुर्सी पर बैठ गया। तो तुम्हारा नाम है याकूब मिर्जा वल्द हबीब मिर्जा, साकिन लाहौर? फाइल पर नजर जमाए होम सेक्रेटरी ने पूछा। जी। हाई स्कूल तक की तालीम ढाका में हासिल की। क्यों? जी, अब्बाजान वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। ग्रेजुएट लाहौर में हुए? जी, अब्बाजान रीडर होकर यहाँ यूनिवर्सिटी में आ गए थे। क्लेम की जायदाद वगैरह भी लाहौर में ही थी। दरअसल अब्बाजान को ढाका आन डेपुटेशन भेजा गया था। बंगाली जबान खूब जानते हो? जी, पंजाबी जबान भी खूब जानता हूँ। जासूसी की तालीम अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सेंटर वाशिंगटन में ली? जी। इसके बाद इस्लामाबाद में चीनी वान फुंग ने भी 2 साल तालीम दी? जी। अपने अमेरिकन उस्तादों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अपने मतलब से काम रखते हैं, हमारे मतलब को बड़ी सफाई से टाल जाते हैं। वान फुंग के बारे में क्या ख्याल है? निहायत जलील किस्म का आदमी है। वह चाहता है कि हम उसके शागिर्द अपने मुल्क को उसके पास गिरवी रख दें। हूँ तनिक आश्चर्य से होम सेक्रेटरी ने याकूब मिर्जा की ओर देखते हुए कहा, शेख मुजीब के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है शेख मुजीब राजनीतिज्ञ है और मेरा विषय राजनीति नहीं जासूसी है। अपना जाति ख्याल भी तो कुछ होता है। मेरे डिपार्टमेंट में जाति ख्याल कुछ नहीं होता। हूँ काफी तेज हो। सुनो, तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान जाना होगा। वहाँ जल्द ही शायद एक तूफान उठेगा। एक तूफान उठ भी तो चुका है, दूसरा दूसरी किस्म का होगा। तुम्हारा नाम आज से बदला जाता है, कोई भी नाम। प्रमोद घोषाल ठीक रहेगा? जी। कल तुम्हें ढाका चले जाना होगा। तुम्हारा काम होगा अवामी लीग में घुसकर जोड़तोड़ और तोड़फोड़ करना। सदर साहब आजकल ढाका में ही है। आम ख्याल यह है कि अवामी लीग उनकी बातें नहीं मानेगी और फिर हमारी बहादुर फौज वह बात जबरदस्ती मनवाएगी। हो सकता है कि 2-3 दिन में ही कुछ हो, और यह भी हो सकता है कि 2-3 हफ्तों में कुछ हो। हर हालत में तुम्हें अपना काम जारी रखना है। मेरा ख्याल है तुम्हें इस काम में साल भर लग जाना चाहिए। जी। तुम्हें वहाँ किसी को रिपोर्ट नहीं देनी है, काम खत्म करके लौटना है। काम खत्म न भी हो तो भी 1 साल बाद लौटकर यहाँ रिपोर्ट देनी है। जी। मेरी बात समझ गए ना? अवामी लीग में जोड़तोड़ तोड़फोड़ जारी रखनी है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लीडर ज्यादा खतरनाक हो तो उसे गोली मारने में मत चूकना। जी। जा सकते हो। किस तरह काम करना है, खर्चे के लिए रुपया किस तरह मिलेगा, यह सब बातें तुम्हें तुम्हारे चीफ बताएंगे। गोली मारने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। एक सवाल। क्रूर दृष्टि से होम सेक्रेटरी ने याकूब मिर्जा की ओर देखा। मैं सवालों का जवाब देने का आदी नहीं हूँ, लेकिन सवाल ऐसा है कि जवाब आपको देना ही होगा। हो सकता है कि कभी मुझे अपने काम में किसी की मदद की जरूरत पड़े। नाम बदल लेने के बावजूद क्या मैं शनाख्ती कार्ड अपने पास रख सकता हूँ? यह सवाल अपने चीफ से करना, जवाब भी वही देंगे। उठते हुए याकूब मिर्जा ने कहा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरवाजा ठेलकर जैसे ही याकूब मिर्जा बाहर आया, सामने से आती एकदम गोरे रंग की युवती को देखकर बरबस कि वह मुस्करा दिया। युवती जब और निकट आई तो याकूब ने उसकी ओर आंख मार दी। बदतमीज युवती धीमे किंतु कठोर स्वर में बोली, आप बजा फरमाती हैं। सचमुच बदतमीज हूँ, लेकिन क्या करूँ? औरत हर पाकिस्तानी की कमजोरी है। लानत है इस कमजोरी पर। याकूब आगे बढ़ गया और वह युवती होम सेक्रेटरी के कक्ष के निकट ही पड़े बेंच पर जाकर बैठ गई। एकदम गोरे चिट्टे रंग की वह युवती गरारा आकर्षक कुर्ता और नाम मात्र का दुपट्टा कंधों पर डाले थी।
अभी उसे बैठे 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अंदर से फिर चपरासी आया और युवती से फुसफुसाहट के से स्वर में पूछा, नाम? नसरीन। आइए जरा दबे पांव बढ़िएगा, साहब को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। उठकर युवती ने तीखी दृष्टि से चपरासी को देखा, साहब को क्या पसंद है? जी। बेवकूफ। इतना कहते हुए वह चपरासी से आगे बढ़ गई और दरवाजा ढकेलकर कक्ष में पहुंच गई। आदाब। लापरवाही से वह बोली। हूँ। युवती की लापरवाह अदा से थोड़ा खफा होते हुए होम सेक्रेटरी ने दूसरी फाइल उठाई। फाइल खोलकर फोटोग्राफ से चेहरे को मिलाया। नाम? कमाल है। युवती बोली, यह होम सेक्रेटरी का कमरा है या बच्चों की गल्ला क्लास? सेक्रेटरिएट में यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 15 जगह नाम बताना पड़ा है और शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ा है। उसने अपने पर्स में से छोटा सा जिल्दनुमा शनाख्ती कार्ड निकाला और मेज पर फेंकते हुए कहा, लीजिए देखिए, नाम, वल्दियत, पता, ओदा सभी कुछ लिखा हुआ है। इस तेज युवती से होम सेक्रेटरी कुछ नरम पड़ा। बानो, तहजीब पहली शर्त है। ओ, तो आप भी तहजीब का लफ्ज जानते हैं? मिस्टर होम सेक्रेटरी, 10 दिन पहले मैं सदर साहब से मिलने गई थी। मुल्क पाकिस्तान के सदर ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया था। मेरा कहिए या औरत जात का। अच्छे होम सेक्रेटरी हैं आप। तहजीब लफ्ज रट लिया है और जानते नहीं कि तहजीब है किस चिड़िया का नाम? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जिला मुल्तान के तो रहने वाले नहीं हैं। बरबस ही होम सेक्रेटरी के चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी। आप ठीक कहती है, यानी करेला। अगर मैं फिर गलत नहीं हूँ तो आपने ग्रेजुएशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया होगा। आपके साथ नवाबों और जागीरदारों के हरामखोर लड़के भी पढ़ते होंगे। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।